हेलो एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी। आज हम लोग इस सीरीज़ का मॉक टेस्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं 2 मॉक टेस्ट को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए और पहले 2 मॉक टेस्ट देख लें। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, इस ऐसा कुछ भी इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट है मतलब आपकी तैयारी टेस्ट हो रही है। आप लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी अब, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर बाय है भाई। चलो, स्ट्रेटजी क्या रहेगी भाई? स्ट्रेटजी वही है जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं आज तक। ये आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। ये आपके 20 क्वेश्चन है भाई, पूरे पूरे। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास। पहला क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का। देखो क्या बोल रहा है, एक थैली में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज का जो पेपर है ना भाई, जो HPPSC ने आपको सिलेबस डिफाइन किया था ना, सिलेबस जो डिफाइन किया था, बस उसी बेस पे मैंने आज का क्वेश्चन पेपर रखा है। पूरा बिल्कुल वही पेपर बनाया है एज इट इज़। ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या लिखा है, एक थैली में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि ना ही लाल हो और ना ही हरी हो? ठीक है भाई, प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी संभावना है। ठीक है, प्रायिकता का मतलब ही होता है कि संभावना कितनी है भाई, संभावना। ठीक है, और प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई? देखो, मिनिमम होती है 0 और मैक्सिमम होती है 1। इसके बीच में ही लाई करता है। सपोज दैट, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे बैग है, इसमें मैंने सब की सब क्या गेंद डाल दी? लाल बॉल डाल दी। अब मैंने बोला कि इसमें से इसकी क्या प्रायिकता है कि बॉल क्या निकल जाए? हरा। तो मुझे ये बताओ, इसमें से सब की सब लाल बॉल है तो हरा बॉल निकलने की प्रायिकता क्या है? 0, कोई निकलेगा ही नहीं। और अगर मैं बोलूँ भाई लाल निकाल दो, सभी लाल है तो एक तो निकलेगी, तो इसकी लाल आने की प्रायिकता कितनी है? मैक्सिमम 1। तो बस इसी के बीच में लाई करती है। कभी आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या 1/2 प्रायिकता है, कि क्या ये प्रायिकता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं पूछूं 3/2 क्या प्रायिकता हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब भी आपका अंश हर से बड़ा हो जाए तो प्रायिकता कभी हो ही नहीं सकती। आपको बोल दिया भाई, बोलो ये 100/95, क्या ये प्रायिकता हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अगर 95/100 बोल दे तो क्या प्रायिकता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब आपका अंश है ना भाई, इसको बोलते हैं अंश, ये होता है हर। जब आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ये प्रायिकता पॉसिबल है। जब आपका इस तरह से उल्टा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, सिर्फ 0 और 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, एक थैली में 8 लाल, ठीक है, रेड बॉल कितनी है भाई? 8। और ब्लू नीली बॉल है कितनी है? 7। और कौन सी गेंद है? हरी, यानी ग्रीन कितनी है हमारे पास? 6। तो इसमें से क्या बोल रहा है? ना ही लाल हो ना ही हरी हो, ना ही लाल हो ना ही हरी हो। तो क्या होगी भाई? अल्टीमेटली कौन सी बॉल निकलेगी? ब्लू। तो टोटल कितनी बॉल हुई? 8 7 15 6, टोटल हुई 21। ठीक है, टोटल कितनी हुई? 21। अब ना तो रेड आ सकती है, ना ही हमारे पास ग्रीन आ सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही चांस बचा है, ब्लू। तो ब्लू आने की प्रायिकता कितनी है? ये सिर्फ 7 बार ही आ सकती है, आउट ऑफ कितना? टोटल कितना? 21। तो ये ऑप्शन रहेगा 7/21, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं रैपिड एंड फायर करूंगा फटाफट से। ठीक है, बने रहना सेशन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियां एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। ठीक है, कौन कौन से लड़के लड़कियां, यानी गर्ल्स रेशो बॉयज 1:5। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 245 है, इसको एक्स माने, यानी एक एक्स की वैल्यू कितनी? 245। तो क्या बोल रहा है? तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। लड़के कितने? 5x, एक्स की वैल्यू कितनी? 245। बस गुणा करना है। 24 पंजे 120, 1200 और 5 पंजे 25, कितना आएगा भाई? 1225।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। खांसी हो रही है साथ साथ में ना, चलो थोड़ा कॉपरेट करना भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या लिया है, 7 संख्या का औसत 57 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए, अगर हमारे पास 7 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। देखो औसत का क्या मतलब होता है, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर है। औसत का मतलब है कि सबके हिस्से में इतना इतना आ रहा है, और सबके हिस्से में कितना आ रहा है 57। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दे, इसमें से 6 इसमें से भी 6 इसमें से भी 6, तो औसत में से भी तो 6 ही घटेगा, तो नया औसत कितना होगा, तो कुछ नहीं होगा। इसमें से 57 में से 6 घटा दो, 7 में से 6 गया 1 5 51, ये था। अच्छा 6 की वृद्धि की जाए, वृद्धि मतलब बढ़ाना है भाई, घटाना नहीं है, तो 7 और 6 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने संख्या का औसत इतना है, यदि प्रत्येक में से सपोज दैट यहाँ पे वृद्धि की गई थी 6, तो औसत में भी 6 जोड़ना है। अगर सपोज दैट कल के लिए मतलब -6, मतलब सब में से 6 घटाया जाता, तो औसत में से भी वो 6 घटा देना है। सपोज दैट ऐसे बोला जाए कि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, तो मतलब औसत को भी 5 से गुणा कर देना है, जब ये चीज लगी हो इस तरह से ना। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 मिट गया क्या, चलो आपने सॉल्व कर दिया था। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्या था, निम्नलिखित संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करो। चलो ये मैंने ऑप्शन ए बी सी नहीं रखे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, ये क्वेश्चन आपको फंस सकता है भाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन का पार्ट है, और यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल आपके चैप्टर में है। व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर मैंने बोला कि 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/2 उल्टा। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 4/3। ठीक है, वैसे ही तो एक इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 6/10 का मतलब 10/6। 126/17 उल्टा कर दो, 17/126। ठीक है, इसको प्रतिलोम भी बोलते हैं। 89/188 तो 188/89। तो व्युत्क्रम का मतलब उसको उल्टा करना है। कभी कभी ये पूछ लेता है योज्य व्युत्क्रम, क्या पूछ लेता है, योज्य व्युत्क्रम। तो याद रखना योज्य व्युत्क्रम कुछ नहीं होता है। सपोज दैट 2 का योज्य व्युत्क्रम, उसका साइन चेंज होता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है। 1/2 मतलब कितना, -1/2। क्लियर हुआ, बस इस तरह से चलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, पढ़ो। निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। तो ठीक है भाई, निकालो। माध्य माध्यिका और बहुलक, आपको ये पता होगा माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, और बहुलक कैसे निकालते हैं। माध्य का मतलब होता है सभी प्रक्षोका का योग, सबको जोड़ दो, है ना, जोड़ बटे कुल कितने। ठीक है, तो जोड़ दो, कितना आएगा, 7 + 19 + 7 + 25 + 7 बटे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। बस जोड़ दो, कितने 7 दिख रहे, 1 2 3, 1 2 3 21, तो ये हो गया। 19 कितने दिख रहे, 38, और 1 है 25 बटे 6, बस जोड़ दो। 8 1 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 3 और 3 6 और 2 8, 84/6। सीधा काट दो, कितना आएगा ये, 6 एकम 6, 2 6 चौके 24, 14 6 84। तो भाई माध्य कितना आ गया, ये सबको आता होगा, कितना आया, 14। अब देखो अगला कंसेप्ट क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब इसको क्या होता है कि बढ़ते क्रम में लिख लो। ये ऑप्शन डी माइनस, पता नहीं क्या था यहाँ पे, -3/2 था शायद इसका ऑप्शन, देखते रहते बाद में आंसर से पता चल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, माध्यिका, मैंने इसी में इन्वॉल्व किया। माध्यिका मतलब इसको पहले
अरेंज कर लो सीरियल वाइज। 7 सारे आगे लगा दो, उसके बाद 2 19 है और उसके बाद 2 1 25 है ना। तो जो बीच में आएगी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास होगी 6 संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, 2 संख्याएं बीच में आ रही, ठीक है, ये 3। तो 7 और 19 बीच में आ रही है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 7 प्लस 19/2। 7 और 19 कितना हुआ 26/2, कितना 13। जब इस तरह से आए, जब 2 संख्याएं बीच में है तो इन दोनों को आपस में जोड़ के आधा कर देना है, बस यही है। अगला क्या दिया हमारे पास, बहुलक। बहुलक का मतलब होता किसकी आवृत्ति ज्यादा टाइम है, मतलब कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 7 आपको क्लियरली दिख रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बहुलक कितना है 7। एक और कंसेप्ट पूछ सकते हैं इसमें से, रेंज कितनी है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये भी बता दो रेंज क्या है। तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इसमें कितनी है 25 और लोएस्ट वैल्यू है 7, तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास 18। ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको माध्य पता चल गया, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य क्या माध्यिका कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, सबको अरेंज कर लो सीरियल वाइज, और जो बीच वाला होगा और 2 बीच में आएंगे तो जो 2 बीच में आ रहे हैं उनको जोड़ करके आधा कर दो, है ना। और ये भी आपको पता चलेगा बहुलक। बहुलक का मतलब जिसकी आवृत्ति बहुत बार लेट आ जाए, और उसके बाद आपको रेंज बता दी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई, 2 के गुणात्मक व्युत्क्रम और योज्य व्युत्क्रम। देखो गुणात्मक व्युत्क्रम मैंने आपको बता दिया, योज्य व्युत्क्रम का भी आपको थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। चलो करो, अगर आता है आपको ये क्वेश्चन, ये तो देख लो। देखो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, और 2 का योज्य व्युत्क्रम क्या होता है -2। अब इनका योग पूछा तो योग बता दो, 1/2 प्लस -2, तो कितना आएगा 1/2, प्लस को अंदर करो मल्टीप्लाई तो -2, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 दूनी 4/2, तो कितना आएगा यहाँ पे -3/2 है ना। तो -3/2 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योज्य व्युत्क्रम का मतलब साइन चेंज करना है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, मतलब उल्टा करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला देखो क्या क्वेश्चन हो रहा है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 841 है, तो भूखंड की प्रत्येक भुजा, देखो वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब होता है इस तरह से ये वाला, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए का स्क्वायर, जो कि कितना दिया 841, तो भुजा कितनी आएगी, स्क्वायर को पार ले जाओ 841 का अंडर रूट, जो कि कितना होता है भाई 29 29, ठीक है 29 होता है, याद होना चाहिए स्क्वायर 30 तक, नहीं भी हो तो यहाँ पे देख लो 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 900, तो 900 से छोटा ही है, तो 39 31 41, एक ही बचा 29। ये तो ऑप्शन से हो गया ना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये आना चाहिए। चलो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, पेपर में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 51 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा। अभी करवाया था मैंने आपको, देखो 7 ही संख्या है और उनका औसत कितना है 51, ठीक है भाई, 7 संख्या है और उनका औसत कितना है 51। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना आएगा, तो कुछ नहीं 51 में 6 जोड़ दो, कितना 57, ये पेपर में आया हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, सेल के दौरान राघव ने ₹50 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और ₹32 अंकित मूल्य की एक पेन को 50% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की। देखो राघव गया मेले में भाई, है ना, उसने क्या किया, एक यहाँ पे क्या रखी थी बुक, नोटबुक थी, और एक क्या था पेन। बुक का जो MRP था वो कितना था 50 रुपये, और जो पेन का MRP था वो था 32 का। अब यहाँ पे बोल रहा है मूल्य की नोटबुक को 40%, इसमें इसने 40% की छूट पाई और इसमें इसने कितने 50% की छूट पाई। तो निकाल लो भाई, 50 का 40% कितना छूट पाया उसने, 4 पंजे 20, यानी 20 रुपये की छूट यहाँ पे पाई, और 32 का 50% मतलब 32 का आधा कितना होता है 16 यहाँ पे पाई, तो टोटल छूट इसने कितनी पाई
20 और 16 36 रुपए के। बस सीधा आंसर टिक करना था आपने, समझ आया। क्वेश्चन ऐसे नहीं टफ आते पेपर में, बस आपका दिमाग उस टाइम एक्टिव होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और फिर 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो औसत चाल क्या होती है आपको पता होना चाहिए। औसत चाल, औसत चाल तो क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, बस यही होता है। तो कितनी दूरी चली, एक चली उसने 288 किलोमीटर प्लस यहाँ पे कितना और कितनी चली 252 किलोमीटर बटे कितना, ओह 225 लिख दिया, इट्स माय मिस्टेक। कितना था भाई 252 किलोमीटर है ना। कुल लिया गया समय, अब समय तुम बोल रहे हो है ही नहीं। मेरे को ये बताओ जरा टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो हर जगह दी है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको देखो जरा टाइम कितना निकलेगा, पहले इसमें 288 किलोमीटर की दूरी को इतने से तय करते तो टाइम कितना लगा होगा 96 से, तो 3 घंटे यहाँ पे लगे। प्लस यहाँ पे देखो 252 किलोमीटर की दूरी को 126 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना 252 डिवाइड बाई 126 कितने 2 घंटे यहाँ पे लगे। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा भाई बोलो, जोड़ दो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 से 14 का 4, 540 बटे 3 और 2 5, 5 से काट दो 5 एकम 5 नहीं जा रहा तो 0, यहाँ पे कितना 8 पंजे 40, तो औसत स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुल चली गई दूरी कुल लिया गया समय। इस क्वेश्चन को थोड़ा पेपर में ठीक से पढ़ के जाना है, ऐसे वाला क्वेश्चन पेपर में दिखेगा आपको इस बार। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ के जाना है, ऐसी फीलिंग आ रही है एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार औसत दूरी का। ठीक है, जिसमें टाइम मेंशन नहीं कर देंगे, टाइम कुछ इस तरह से मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वो न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए 57x716 9 से विभाजित हो। ठीक है, हमारे पास संख्या है 5 7 x 7 1 और 6। x का हमने वो मान पुट करना है जिससे ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाए भाई 9 से। अब 9 से का विभाज्य रूल क्या होता है, अंकों का योग, ये जितने भी अंक है ना, ये 5 7 7 1 6, इनका योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इनको जोड़ दो सीधा, बस 9 का विभाजन नियम यही कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाती है। देखो 7 और 5 12, 12 और 7 क्या हुआ 12 और 7 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 का पाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। अगर मैं 26 में 1 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 27। 27 क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5000 मूल्य अंकित किया। दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, कुछ नहीं। देखो MP हमारे पास दिया है, छूट मतलब ऐसे देख लो 100 माइनस x बटा 100, इस फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, फिर बाद में काटा पीटी करेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया हमारे पास बोलो, मार्क प्राइस दिया हमारे पास दुकानदार ने 5000 अंकित मूल्य। ठीक है, चलो हमारे पास है मार्क प्राइस है 5000 लिख दिया। पहली बार 20% की छूट दी, 20% मतलब कितना 100 में से 20 घटा दो 80 बटे 100 में बेच दिया। अभी भी चैन नहीं आया, 15% की और दे दी 85 बाय 100, फिर से 10% की दे दिया मतलब 90 बटे 100। बस इसको सॉल्व करना है,
करो, कितनी जीरो नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो ऊपर से काट दो, 1 2 3 4 5, एक बच गई तो रहने दो नीचे एक, 10 बच जाएगा नीचे, ठीक है, इसको बाद में यूज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बचा ऊपर, 5 गुना 8 गुना 85 गुना 9 बटे नीचे क्या है 10। देखो 2 से काटो, कट रहा है, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 5 से 5 कट गया, कितना बचा है 4 गुना 85 गुना 9, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 से गुना कर रहा हूँ मैं इसको, 8 चौके 32 320, 4 पंजे 20, तो 85 कितना हो 340, ये वो हमारे पास 340 गुना 9, तो कितना 909, 4 9 36, 3 9 27 और 3 30, 160, ऑप्शन ए। ठीक है, देख लेना भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या हो रहा है, निहिरा 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ऑप्शन से उठाओ सीधा, 3:4 चाहिए आपको, 3:4, मतलब 25 में से ऐसा क्या घटाए ताकि 3 से कट जाए सीधा, तो ऑप्शन से देख लो, 25 में से 15 घटा दो, कितना बचता है 10, क्या 10 3 से कटता है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 25 में से 20 घटाओ, इसको ऑप्शन से उठाना, मैं वो ट्रेडिशनल मेथड भी करूँगा। 25 में से 20 घटाओ, कितना बचा 5, क्या 3 से कटता है, नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। 25 में से 10 घटाओ, कितना बचता 15, 15 3 से कटता है, हो सकता है। 25 में से 5 घटाओ 20, 20 क्या 3 से कटता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये तो उठाया हमने किससे, ऑप्शन से। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ऑप्शन नहीं सर, हम एक मेथड भी करवा दो, चलो करवा देते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं निहिरा 25 वर्ष की है और पुनीत 30 वर्ष का है, ठीक है, निहिरा कितने की है 25 वर्ष, और पुनीत कितने का है 30 वर्ष का। इसमें से क्या घटा दिया जाए, x घटा दो, ताकि वो कितना हो जाए 3/4 का, बस गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 25 चौके 100 माइनस 4x बराबर कितना 3 3 90 माइनस 3x, इसको सॉल्व कर दो, ये अपने आप ही इतना ही आ जाएगा। जैसे 4x को मैं परे ले जा रहा हूँ तो कितना बचेगा -3x, ये माइनस का पिछले साइड को 4x, 90 प्लस का है तो 100 में से 90, कितना बचा यहाँ पे x बराबर कितना, 100 में से 90 गया 10, आंसर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, वरना इस क्वेश्चन का अगर ऐसा पेपर में आता ना कितने वर्ष पहले, तो उसको ऑप्शन से चेक कर लिया करो, ये देख लिया करो डिविजिबल मेथड है कि नहीं है। ठीक है, 2 हो गए, तो फिर आपको इस मेथड को भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सरल कीजिए। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्या लिखा है 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस, देखो फ्रैक्शन और डेसिमल है आपके पास सिलेबस में, तो थोड़ा दशमलव को सॉल्व करके जाना है, 1.1 गुणा 0.2, इसका आंसर निकालना आप, ये ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए। देखो पहले ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करो, 11 दूनी 22 आया है ना, लेकिन यहाँ पे 0.1 और 2 अंकों के बाद है, अब यहाँ पे 3.22 में से ये घटा दो 0.22, तो 0.22 में से 0.22 घट जाएगा, कितना बचेगा ये 3 है ना। अब अंदर क्या बचा 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस अंदर 3 बचा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 21 माइनस 7 और 6 13 माइनस 3, कितना बचा 21 माइनस 13 में से 3 गया 10, तो 21 में से 10 गया 11, आंसर कितना आएगा ए। ये कोई भी कर सकता, बस गलतियां मत करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 11 गुणा 2 किया, मैंने पॉइंट को भूल गया, मैं 11 दूनी 22, देखो 2 एक अंक ये हो गया, 1 अंक हो गया, तो 1 अंक और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.22 ऐसे लिख दिया मैंने। 3.22 में से 0.22 गया तो 2 घट गया, कितना बचा 3। यहाँ पे देखो अब इसको खोलो, 6 प्लस 7 13, 13 में से 3 गया 10, तो 21 में से 10 गया 11, इस तरह से आपने पीछे की ओर आना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा इसके केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक सिलेबस में साफ साफ बोला गया कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री भी इन्होंने मेंशन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहे। क्या बोला है, एक वृत्त है, ठीक है, ये बोल रहा है एक जीवा, जीवा होता है साइड में कटी हुई जीवा, क्या बोल रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा इसके केंद्र से कितनी दूर है भाई, 24 सेंटीमीटर है, और जहाँ पे जीवा को काटते ना यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, दोनों जगह। थोड़ा बड़ा कर लो साइज ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर। यहाँ पे देखो, मान के चलो ये हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास केंद्र है, ये हमारे पास जीवा है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक लंब गिराया गया, जहाँ पे लंब गिराया जाता है ना, एक तो 90 डिग्री का कोण बनाती है और जीवा को बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में। ये सीधा भी बता सकता है आपको क्वेश्चन कि यदि सेंटर से किसी जीवा पर लंब गिराया जाए तो कितने डिग्री पर काटता है और जीवा को किस तरह से बांटता है, किस रेशो में बांटता है, तो 1:1 में बांटता है, याद रखना है, ये 1:1 में होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर थी, ये टोटल कितनी थी, ये 14 सेंटीमीटर, तो हाफ हाफ हो गया, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब ऊपर से 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसकी लेंथ कितनी है भाई, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये इसकी 24, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, 7 24, ये कितना होता है 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, कितना 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और यही तो रेडियस है, यही तो त्रिज्या है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है त्रिज्या, यही तो पूछा था शायद, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो कितना है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, अगर इसको एक्स माने, मुझे तो याद था सीधा ट्रिपलेट 7 24 25 3 4 5 60 61 11, इस तरह से अगर आपको थोड़े याद हो 8 10 6 8 10 3 4 5, मुझे सारे याद है, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बेनिफिट होता है। 7 स्क्वायर कितना 49, 24 कितना 576 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 यानी 625, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी 25। पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग इसी उत्साह के साथ। तो ये क्या दिया हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई ज्योमेट्री का। देखो क्या लिया है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, ए और ए, तो इसका क्षेत्रफल याद रखना होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो सीधा कुछ नहीं करना, √3/4, ए कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर, 30 का स्क्वायर कितना आ गया, √3/4 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर कितना 900, 4 से काट दो 25 चौके 100, तो 25 में कितना होता है 225, और ये √3, इतना स्क्वायर 225 √3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 12 कुर्सियां और 6 मेज रुपये 12,600 में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य रुपये 1500 है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करो। देखो एचपी पुलिस वाला ऐसे क्वेश्चन में के लिए भी बदनाम है भाई। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि 12 कुर्सियाँ, 12 चेयर प्लस 6 टेबल 12,600 रुपये की मिलती है। लेकिन अगर बोल रहा है कि एक टेबल, अगर औसत मूल्य का मतलब हर एक टेबल कितने का मिलता है 1500 का, तो मेरे को बताओ जरा 6 टेबल कितने के आएंगे, 1500 गुणा 6, 15 छिके 90 यानी 9,000 रुपये के। तो 12 कुर्सियाँ कितने की मिलेगी, दोनों मिला के 12,600 खर्च किए, तो 12 कुर्सियाँ कितने की मिलेगी, इसमें से घटा दो, 12,600 में से 9,000 घटाओगे तो कितना 3,600, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक कुर्सी का औसत ज्ञात करो। ये तो 12 चेयर का मूल्य, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आएगा, बोलो निकालो, कुछ नहीं, 3,600 को डिवाइड कर दो किससे 12 से, तो 12 आती है 36, हर एक कुर्सी कितने की मिलेगी 300 की, और हर एक टेबल कितने का 1500 का, यानी 1800 का आपका सेट बन रहा है। तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सोना मत भाई, सॉल्व करो, ठीक है, वर्दी तभी मिलेगी। चलो नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एएचपी पुलिस का क्वेश्चन है भाई।
आपका HP पुलिस 2022, और जो हार्ड वाला लास्ट में जुलाई में होता पेपर वाला, देखो क्या बोल रहा है, इसको पढ़ना पहले ढंग से। क्या बोल रहा है, 16 मीटर वाइड, नहीं ये देखो यहाँ से पढ़ो, 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। देखो हमारे पास एक कमरा है, उसमें रखनी कुछ चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कमरा है हमारे पास कुछ इस तरह का, घनाभाकार है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है ना इस तरह से। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर इसकी लंबाई कितनी है, 16 मीटर है ना, 16 मीटर नहीं है भाई, 24 मीटर, लंबाई कितनी है 24 मीटर, इंग्लिश में बार बार देखा जा रहा है ना, 24 मीटर, 16 मीटर चौड़ा है और 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई, तो आप कैसे रख सकते हो, इस कोने से लेकर इस कोने में, ये होता है इसका डायगनल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखना, जब भी कभी कमरे में सबसे लंबी चीज रखनी होगी ना तो उसको डायगनली, मतलब एक कोने से लेकर अगले कोने तक, इस वाले कोने तक नहीं, इससे इस वाले कोने तक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, अगर ये L होती है, ब्रेड्थ होती है, H होती है, तो याद रखना ये होता है L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट। इतनी लंबी से लंबी छड़ इतनी रखी जा सकती है एक कमरे में, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे। L² मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, 24 का स्क्वायर कितना 576, 16 का कितना होता है 256 प्लस 18 का 324, जोड़ दो, सो कितना आएगा 6 और 4 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 3 और 5 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 4 और 2 6 5 1156, 1156 किसका स्क्वायर होता है, देखो 6 आ रहा है तो 6 ऑप्शन से देखो, 4 चौके 16, इसका तो नहीं हो सकता भाई, 24 तो ऑलरेडी है तो ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता, 8 बटे 64 4, इसका नहीं हो सकता क्योंकि हमारे को 6 चाहिए, 4 चौके 16, 6 हो सकता है, 2 दूनी 4, तो 34 का स्क्वायर ही होगा, 34 का स्क्वायर होगा, तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर 34। नहीं तो देख सकते हैं 4 चौके 16, 3 तिये 4 तिये 12 दूनी 24, 6 5 9 2 11, हाँ इसी का है 34, ठीक है। स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए आपको। कभी कभी ट्रिक यूनिट डिजिट सब यूज कर लेना चाहिए एग्जाम में ना, ये बहुत काम आता है। बस मैंने अभी यूनिट ऑप्शन मेथड से देख रहा था जब मुझे नहीं आ रहा था स्क्वायर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 पाई है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूले पढ़ के जाना भाई, क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, ये कितना दिया हमारे पास 96 पाई, सॉल्व करो बस, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जो कि ऑलरेडी दिया है, 2 से काटो कितना 2 एकम 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो क्या बचा है सिर्फ यहाँ पे RH की वैल्यू कितनी 48, और पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 48 बच गया। यहाँ पे देखो ऊंचाई दी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो R इंटू ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर बराबर कितना 48, 12 दिए 36, 12 चौके 48, तो R की वैल्यू कितनी है 4, यही पूछा था, त्रिज्या ज्ञात करो, तो R कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पढ़ के जाना है, 2 पाई RH होता है कर्व क्षेत्रफल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया है मूल्यांकन कीजिए, कुछ नहीं है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, कितना है 33 भाग 11 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4, सॉल्व करो। देखो यहाँ तक आप सीधा सॉल्व करना जहाँ तक माइनस ना आया हो, माइनस प्लस ना आया हो। तो देखो यहाँ पे पहले भाग होता है या गुणा होता है, बोर्ड मास यूज करना, तो पहले डिवीजन होता है उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। 33 को 11 से डिवाइड करो 3 गुणा 3 माइनस, यहाँ पे देखो 4 दिए 12, तो 3 दिए 9 माइनस 12 कितना -3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, आज मैंने वीडियो बहुत जल्दी बनाई है क्योंकि शायद बहुत लंबी वीडियो बन रही थी। चलो, ये हमारे पास 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आप बता दिया करो कि 20 में से आपके कितने सही हो गए, अगर आपका मन करे, नहीं तो नहीं बताओ। ठीक है, बस देखते रहो। अब देखो, लास्ट मोमेंट में बच्चों का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा, जब हम प्रिपरेशन करते थे हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। क्या करना है, आपने सिर्फ प्रोसेस से जुड़ा रहना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, आपने सिर्फ प्रोसेस से जोड़ना। जो आपका आज तक टाइम टेबल था ना, बस उसको फॉलो करते रहो। डेली को थोड़ा थोड़ा सिलेबस देख लिया करो। मेनली आपका जो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी है ना, इसमें थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये 60 मार्क्स का है। मैथ्स के तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लगभग कितने हो गए आज, 60 क्वेश्चन हो गए। आज तीसरा मॉक टेस्ट था, है ना। इंग्लिश देख लो और हिंदी देख लो अच्छे से, क्योंकि ये 60 मार्क्स फैक्टर डिसाइडिंग है। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे आज तक तो तुक्का मार सकते थे आप, अब तुक्का का कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है ना, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग भी है साथ साथ में। तो सही से अटेम्प्ट करके ना, जो भी करके आओगे, है ना। बस पढ़ते रहो, डिप्रेशन में नहीं जाना है। जितना आप लोगों से हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार हमारा तो आउटपुट ही नहीं निकल रही, ऐसा सबके साथ होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो आपका माइंड इस टाइम ऐसा हो रहा होगा कि यार ब्लैंक सा हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपने बस पढ़ते रहना है, अपना रूटीन नहीं तोड़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आऊँगा। ठीक है, इसी एनर्जी से पढ़ते रहो। ठीक है, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, नींद प्रॉपर लो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।